हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्राज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर अब नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। मैं इलेक्ट्रिकल मशीन्स का टॉपिक अब स्टार्ट कर रही हूँ। इससे पहले इलेक्ट्रिकल मशीन्स में मैंने ट्रांसफार्मर लिया था जो कि स्टैटिक डिवाइस के अंडर आता था। अब मैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस स्टार्ट कर रही हूँ। इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन का मतलब है EMEC, इसका शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है। मतलब इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में या मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। इलेक्ट्रिकल को जब मैकेनिकल में ट्रांसफॉर्म किया जाता है तो वो मोटर कहलाती है, और मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल जब ट्रांसफॉर्म किया जाता है तो वो जनरेटर कहलाता है। अब इस टाइप के डिवाइसेस को अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, पर इससे पहले मैं बेसिक्स आपको इन सारे डिवाइसेस में कॉमन चीज़ क्या होती है वो सारी चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगी। कॉमन चीज़ मतलब इसकी वर्किंग कैसे होती है, कुछ बेसिक नॉलेज हमको हो तो हम हर टाइप के इलेक्ट्रिकल मशीन को समझ सकते हैं। अब इलेक्ट्रिकल मशीन्स को वैसे दो सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है। एक स्टैटिक डिवाइस होता है और एक रोटेटरी डिवाइसेस होते हैं। स्टैटिक में ट्रांसफार्मर पढ़ चुके हैं, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, 3 फेज ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज, 3 फेज सब टाइप के होते हैं। और ट्रांसफार्मर की डिफरेंट वेराइटीज, टर्शियरी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर और भी दूसरे ट्रांसफार्मर्स मैं स्पेशल केसेस में ले लूँगी। हाँ, मेरे पास इतना सारा मटेरियल है कंटेंट डिलीवर करने के लिए कि अभी बहुत टर्शियरी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर तो मैं जल्दी ही एक्सप्लेन कर दूँगी, पर बाकी सारे स्पेशल डिवाइसेस को लेने में मुझे थोड़ा वक्त लग जाएगा। पर ठीक है, अगर आप लोग मुझे डिमांड करेंगे तो बीच बीच में मैं सैटरडे संडे में स्पेशल डिवाइसेस लेकर कवर अप करती चलूँगी। तो जो स्टूडेंट्स मेरे कॉन्टैक्ट में हैं उन्होंने मुझे अभी डीसी मशीन्स का कहा है, क्योंकि अभी जो उनका सिलेबस चल रहा है वो डीसी मशीन से, इसके बाद सिंक्रोनस है। तो मैं कहीं ना कहीं इंडिया में है और भी जगह पर डीसी मशीन्स स्टार्ट होगा, ये जो टाइमलाइन चल रही है उस हिसाब से, तो मैं डीसी मशीन्स को पहले ले रही हूँ। पर हाँ, मेरे आज का जो लेक्चर होगा वो मेनली कॉमन थिंग्स रिलेटेड टू या कॉमन फैक्ट्स या कॉमन अंडरस्टैंडिंग फॉर ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्शन डिवाइसेस रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे बेसिक जो है वो ये है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन का डिवाइस हो, चाहे ट्रांसफार्मर हो या फिर रोटेटरी मशीन्स हो, बिना फैराडेज लॉ के, बिना लेंजेस लॉ के हम समझ ही नहीं सकते। हर इलेक्ट्रिकल मशीन को समझने के लिए हमें फैराडेज लॉ यूज़ करना ही पड़ेगा, और पीछे पीछे फिर हम लेंजेस लॉ भी यूज़ करेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज थ्योरम भी यूज़ करेंगे। ये सब जब हम अप्लाई करते हुए इलेक्ट्रिकल मशीन्स की फंक्शनिंग को, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग को समझते चलते हैं या वर्किंग प्रिंसिपल को समझते चलते हैं, तो टाइम टू टाइम हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल मोटर की केस में, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जनरेटर की केस में, और जहाँ ज़रूरत पड़ती है स्ट्रेच रबर बैंड रूल जो कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के जैसा ही है, ये सारी चीज़ें हम, ये सारे लॉज एंड रूल्स यूज़ करते चलेंगे ये समझने में कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी जो वहाँ पर डेवलप हो रही है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो मेन जो हम सारे लॉज एंड रूल्स पढ़ेंगे वो है फैराडेज लॉ अप्लाई करेंगे, लेंजेस लॉ और कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज थ्योरम, देन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फोर्स की डायरेक्शन को समझने के लिए फ्लेमिंग्स, राइट हैंड रूल ईएमएफ की डायरेक्शन को समझने के लिए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल फोर्स की डायरेक्शन को समझने के लिए, और स्ट्रेच्ड रबर बैंड रूल ये भी फोर्स की डायरेक्शन को समझने के लिए हम यूज़ करेंगे। तो ये बेसिक फंक्शनिंग को समझाते हैं ये लॉज, और ये रूल्स हमें डायरेक्शंस समझाते हैं कि पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी ईएमएफ किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट होगा,
और स्ट्रेच रबर बैंड के हिसाब से भी समझ सकते हैं कि फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई होगा। और ये फैराडेज लॉ, लेंज़ेस लॉ, कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज थ्योरम, ये ऑपरेशन को, फंक्शनिंग को समझाने में हमें मदद करते हैं। मतलब ईएमएफ कैसे इंड्यूस होगा या फिर फोर्स कैसे इंड्यूस होगा, ये सब समझने में हमें इन तीनों लॉज की मदद लगेगी। तो इन 6 के बिना तो शायद ही मैं कोई इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्शन डिवाइस या फिर ट्रांसफॉर्मर समझा पाऊंगी। सब ट्रांसफॉर्मर मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, उसको आप चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये मस्ट है, बिना इसके कोई मशीन नहीं समझ सकते, ये भी मस्ट है। हाँ, ये जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ हम इसको इन्वॉल्व करते हैं। चलिए इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्शन डिवाइसेस को हम समझते हैं। कितने टाइप के होते हैं? एक होता है जनरेटर और एक होती है मोटर। इसे भी मैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्शन डिवाइस बोलूँगी, पर ये जनरेटर है तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट पे देता है, मतलब मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और मोटर जो होती है वो इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन करती है। नाम कॉमनली इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी डिवाइसेस कहलाते हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्शन डिवाइसेस कहलाते हैं। अब इन दोनों में मतलब इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल और मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, इन सभी डिवाइसेस में 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, 2 मेन कंपोनेंट्स। एक होता है स्टेटर और दूसरा होता है रोटर। रिमेन्स स्टेशनरी, ये हमेशा स्टेशनरी रहता है, और ये हमेशा रोटेटरी, इट इज फ्री टू रोटेट। ये 2 मेन कंपोनेंट्स रहते हैं। अब इन स्टेटर और रोटर में, मतलब जैसे अगर मैं ये स्टेटर बना दूं, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो कि बोर्ड में अंदर की तरफ है, तो ये रिंग टाइप का सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर थोड़े डिस्टेंस के बाद, एयर गैप के बाद, मतलब ये एयर गैप है, इतना एयर गैप है, ये रोटर होगा और ये पिवेटेड रहता है तो ये घूमता है। ये रोटेटरी पार्ट है जो घूमेगा और कॉमन एक्सिस पर होंगे, और ये स्टेटर है जो बाहर स्टेशनरी रहता है। तो ये स्टेटर है, आप देख के समझ सकते हैं, ये नहीं घूमेगा, और ये जो है ये रोटर है जो रोटेट होता है। हाँ, नेचुरली ये जो पेरीफेरी है रोटर की या स्टेटर की, इन पेरीफेरी पर स्लॉट्स कटी रहती है, जैसे स्टेटर की ये वाली स्लॉट्स कटी है और रोटर पर ये वाली स्लॉट्स कटी रहती है, और बीच में एयर गैप है ही, ये एयर गैप है, इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ये एयर गैप है। तो ये स्टेटर स्ट्रक्चर है और ये रोटर स्ट्रक्चर है, तो दोनों में स्लॉट्स कटी रहती है और यहाँ पर कंडक्टर्स रखे रहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, वाइंडिंग्स। मतलब एक वाइंडिंग किस पर रहेगी, स्टेटर पर रहेगी, और दूसरी वाइंडिंग कहाँ पर रहेगी, रोटर पर रहेगी। मतलब हमारे पास 2 टाइप की वाइंडिंग होगी। कुछ आप ऐसा समझिए जैसे ट्रांसफार्मर में एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है और एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, पर हाँ वहाँ पे एक कोर होता है, स्टेशनरी कोर है, जिसके एक तरफ प्राइमरी वाइंडिंग लपेटी हुई है, एक तरफ सेकेंडरी वाइंडिंग, पर है तो 2 वाइंडिंग। बिना 2 वाइंडिंग के ये फिनोमिना समझना मतलब कोई यूजलेस है। हम म्यूचुअल इंटरैक्शन की बात कर रहे हैं तो 2 वाइंडिंग्स होनी ही होनी। ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी है, और यहाँ पर स्टेटर वाइंडिंग और रोटर वाइंडिंग, ऐसी 2 वाइंडिंग्स होती हैं। तो चलिए आगे मैं इसके और समझा देती हूँ। वाइंडिंग्स मैं बोर्ड रब कर देती हूँ पहले, उसके बाद समझाती हूँ। अभी जैसा बताया कि 2 वाइंडिंग होंगी, तो एक वाइंडिंग कहलाती है फील्ड वाइंडिंग। 2 windings, one is field winding and other one is armature winding. Field winding produces
फील्ड वाइंडिंग हमेशा प्रोड्यूस करती है मेन फील्ड फ्लक्स, हमेशा मेन वर्किंग फ्लक्स डेवलप करती है, मेन वर्किंग फ्लक्स डेवलप करती है। और आर्मेचर वाइंडिंग ऑलवेज कट्स मेन फील्ड फ्लक्स, आर्मेचर वाइंडिंग हमेशा मेन फील्ड फ्लक्स को काटेगा ही काटेगा। अब हमारे पास दो, फिर से मैं बता दूं, दो कंपोनेंट्स है, एक स्टेशनरी कंपोनेंट है स्टेटर, दूसरा रोटेटरी कंपोनेंट है रोटर। इन दोनों पर एक एक वाइंडिंग, जैसे अभी मैंने फिगर बनाया था, तो इन दोनों पर एक एक वाइंडिंग होती है। अब इन दोनों वाइंडिंग में से किसी पर भी मैं फील्ड वाइंडिंग दे सकती हूँ। फील्ड वाइंडिंग चाहे मैं स्टेटर पर दूं या रोटर पर दूं, तो दूसरे पर मुझे आर्मेचर वाइंडिंग देनी पड़ेगी। अब ये दो टाइप की वाइंडिंग्स का प्लेसमेंट इन दोनों में से किस पर है, सप्लाई किस टाइप का दिया हुआ है, सिंगल फेस की, थ्री फेस की, डीसी, उस पर डिपेंड करता है। अलग अलग टाइप की हम इलेक्ट्रिकल मशीन्स बना सकते हैं। तो ये फील्ड वाइंडिंग जो होती है, जो कि स्टेटर पर भी दी जा सकती है, रोटर पर भी दी जा सकती है, किसी पर भी दिया जा सकता है। तो उस केस में हम कितने टाइप के फील्ड फ्लक्स हमें वेराइटीज़ में मिल सकते हैं। हर इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्शन डिवाइस में, चाहे रोटर हो, जनरेटर हो, सिंगल फेज हो, थ्री फेज हो, डीसी हो, एक जैसा फील्ड फ्लक्स नहीं मिलता है। तो फील्ड फ्लक्स कितने वेराइटी का होता है, तीन टाइप का होता है। एक स्टेशनरी होता है, और स्टेशनरी फील्ड फ्लक्स कब डेवलप हो सकता है, अगर इमेजिन करिए कि मेरे पास एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, या यू शेप का मेरे पास एक मैग्नेट है, तो यू शेप के मैग्नेट का एक टर्मिनल जो होगा नॉर्थ पोल है और दूसरा साउथ पोल है। तो ऐसा ये कोर मेरे पास अवेलेबल है। तो इसके बीच में जो फ्लक्स लाइंस डेवलप होंगी नॉर्थ से साउथ की तरफ जो जाएंगी, वो मुझे स्टेशनरी फ्लक्स देंगी। मैं नॉर्थ और साउथ पोल को स्टेशनरी रख रही हूँ, मतलब बदल नहीं रहा है, ये नॉर्थ ही नॉर्थ रह रहा है, साउथ साउथ ही रह रहा है, तो पूरे टाइम फ्लक्स लाइंस ऐसे ही पास होती रहेंगी। तो ये स्टेशनरी फील्ड फ्लक्स डेवलप होगा। और इसमें अगर किसी कंडक्टर को या आर्मेचर वाइंडिंग को घुमा दूं, तो फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग उस कंडक्टर के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मिलेगा। इसी तरीके से पल्सेटिंग फ्लक्स है। पल्सेटिंग फ्लक्स कैसा होता है, एसी फ्लक्स होता है। आप इसको समझ सकते हैं कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में पल्सेटिंग फ्लक्स ही डेवलप होता है, या फिर ट्रांसफार्मर के केस में भी मैं पल्सेटिंग फ्लक्स की बात कर सकती हूँ। एक बार ऐसे फ्लक्स डेवलप हो रहा है, एक बार ऐसे हो रहा है, एक बार ऐसे हो रहा है, तो ये पल्सेटिंग फ्लक्स का केस है ट्रांसफार्मर में। प्राइमरी वाइंडिंग में हम फील्ड फ्लक्स डेवलप कर रही है, तो फील्ड वाइंडिंग तो प्राइमरी को बोल सकते हैं, और सेकेंडरी वाइंडिंग जो है उसके अगेंस्ट में फ्लक्स डेवलप करके दे रही है, तो उसे मैं आर्मेचर वाइंडिंग कह सकती हूँ। पर चूंकि वहाँ पे कोई रोटेटरी पार्ट नहीं है, इसलिए वहाँ ये टर्मिनोलॉजी हम नहीं यूज़ करते, हम प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग ही ऐसा ही बोलते हैं। थर्ड टाइप का जो फ्लक्स होता है वो रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड टाइप का, या रिवॉल्विंग फ्लक्स होता है। रिवॉल्विंग फ्लक्स को मैं ऐसे इमेजिन कर सकती हूँ, जैसे मेरे पास एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, और इसको मैं घुमा दे रही हूँ, तो ये मुझे रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है। ऐसी सिचुएशंस डेवलप होती थ्री फेज इंडक्शन मोटर में, सिंक्रोनस मोटर में, थ्री फेज इंडक्शन जनरेटर में और सिंक्रोनस जनरेटर में। तो तीन टाइप के फील्ड फ्लक्स डेवलप हो सकते हैं, एक के बाद एक। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ते जाएंगे अलग अलग वैरायटी की, तो हमें ये तीनों टाइप के फील्ड फ्लक्स का एक्सपीरियंस होगा। हम इसको समझेंगे कैसे डेवलप हो रहे हैं और कैसे मेंटेन हो रहे हैं, और कैसे इसमें आर्मेचर वाइंडिंग इन फ्लक्सेस को काट रही है, और फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग आर्मेचर वाइंडिंग के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो इतना मतलब टाइप ऑफ फील्ड फ्लक्स, तो फिर डिफरेंट टाइप ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग्स भी होती है। तो अलग अलग टाइप की आर्मेचर वाइंडिंग्स हम अलग अलग मशीन में पढ़ेंगे। तो वो जब जैसा होगा, मैं आपसे डीसी में भी आर्मेचर की बात करूंगी, मैं इंडक्शन मोटर में भी थोड़ी बहुत आर्मेचर की बात करूंगी, वहाँ बहुत टफ नहीं है। पर सिंक्रोनस की जब बात करूंगी तो वहाँ आर्मेचर वाइंडिंग का मैं स्पेशल बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको मैं हैंडल करूंगी। तो अब कितने टाइप की मशीन्स हो सकती, सप्लाई कितने टाइप के हो सकते हैं, डीसी टाइप का हो सकता है, थ्री फेज टाइप का हो सकता है, सिंगल फेज टाइप का हो सकता है, थ्री फेज टाइप का हो सकता है। मतलब मैं अगर इसको इंडक्शन मोटर की बात करूं तो ये थ्री फेज टाइप का है, सिंगल फेज टाइप का है, ये थ्री फेज टाइप का, अलग अलग टाइप के सप्लाई हो सकते हैं। डीसी में ये डीसी मोटर या डीसी जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग स्टेटर पर दी रहती है, आर्मेचर वाइंडिंग रोटर पर, और फील्ड फ्लक्स जो होता है वो स्टेशनरी टाइप का होता है। ऐसे अगर थ्री फेज इंडक्शन मोटर, थ्री फेज इंडक्शन जनरेटर की बात करें, सप्लाई थ्री फेज टाइप का ही दिया हुआ है, तो उसमें स्टेटर वाइंडिंग थ्री फेज फील्ड वाइंडिंग होती है जो कि स्टार कनेक्शन में होती है, या कभी कभी डेल्टा में, डिपेंड्स अपॉन द एप्लीकेशन होता है। हम स्टार्टर्स पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे।
रोटर जो होता है वो 3 फेज आर्मेचर बार्स होते हैं। और फील्ड फ्लक्स कैसा डेवलप होता है, रिवॉल्विंग टाइप का होता है। ये किस में अवेलेबल है, इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर या 3 फेज इंडक्शन जनरेटर में। ऐसे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर या सिंगल फेज इंडक्शन जनरेटर में सप्लाई तो सिंगल फेज टाइप का है, फील्ड वाइंडिंग सिंगल फेज टाइप की है, आर्मेचर वाइंडिंग भी सिंगल फेज टाइप की है, पर फ्लक्स कैसा डेवलप हो रहा है, पल्सेटिंग टाइप का। आर्मेचर वाइंडिंग 3 फेज टाइप की होती है, मैग्नेटिक फील्ड रिवॉल्विंग टाइप की डेवलप होती है जैसे इंडक्शन मशीन में होती है। और ये जो मशीन है ये सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर भी हो सकती है, 3 फेज सिंक्रोनस मोटर भी हो सकती है, सिंगल फेज सिंक्रोनस जनरेटर भी हो सकता है और 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द साइज एंड द सप्लाई। 3 फेज आर्मेचर वाइंडिंग लिया तो 3 फेज सिंक्रोनस मोटर या जनरेटर होगा, और सिंगल फेज लिया तो फिर सिंगल फेज सिंक्रोनस, मतलब मैं इसे यहाँ पर 3 फेज ऑब्लिक सिंगल फेज कर देती हूँ। तो दोनों टाइप के मशीन्स में अगर 3 फेज सिंक्रोनस मोटर है तो ये 3 फेज होगा, सिंगल फेज है तो ये सिंगल फेज होगा, पर फील्ड वाइंडिंग हमेशा सिंगल फेज टाइप की दी जाती है। और इसके बाद जब हम ऑपरेशन समझना शुरू करते तो हम फैराडेज लॉ का यूज़ करेंगे, लेंज़ेस लॉ का करेंगे, और फिर डिफरेंट जो क्वांटिटीज डेवलप हो रही फिजिकल क्वांटिटीज उनकी डायरेक्शन को समझने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, ये सारी चीज़ों को हम यूज़ करेंगे। तो ये बहुत ही बेसिक है मशीन्स का, सारी मशीन्स का एक निचोड़ है, और इसको मैं इस तरीके से आपको एक्सप्लेन की हूँ तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और एक एक मशीन जब मैं अब मैं डीसी लूँगी, डीसी बहुत दिनों तक चलेगा, तो डीसी में मैं यही सारी चीज़ें यूज़ करके आपको डीसी मशीन की पूरी वर्किंग, पूरे ऑपरेशंस, पूरे फिनोमिनास सब कुछ समझाऊंगी। तो उम्मीद है आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे वीडियोस को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।